हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका था। 10th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर। ओके, आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यही बताया था ना कल मैंने आपको कि चैप्टर कंप्लीट होते ही एक क्लास हम सभी क्वेश्चन आंसर से की लेंगे। क्वेश्चन आंसर आपके पास एक दो नहीं है, पहले आपके पास इन टेक्स्ट में है। जैसे जब चैप्टर पढ़ा थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने तब भी किया था, लेकिन वहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं बीच बीच में आपके लिए छोड़ जाती थी। और मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में किसी भी बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर है जो वो नहीं दे रखा, तो आज मुझे ही सारे क्वेश्चन फिर से आपको करवाने पड़ेंगे। एंड टेक्स्ट के तो हमने किए ही नहीं थे, खैर वो भी आज कर लेंगे और इन टेक्स्ट भी कर लेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि क्वेश्चनों के जो सोल्यूशन हैं हर एक का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। किसी में रिएक्शन है तो उसको आपको रिटर्न फॉर्म में शो करूँगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चैप्टर अगर समझ लिया तो उससे ही पता लगता है कि चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं, जब आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन टेक्स्ट में, यहाँ पे रीड करते हैं। चलो इसको, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। आपको ना 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड मतलब जो अपना ये टैप वाटर होता है। तो एक में तो है सिंपल पानी, दूसरी में है हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन, और एक में उसने बोल दिया बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई। 3 टेस्ट ट्यूब हैं आपके पास, एक में पानी है, एक में अम्ल है और एक में क्या है, अक्षार है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर याद आया, पीछे पड़ा था ना, इंडिकेटर होता है। तो रेड दे रखा है हमें, सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया है। ये बोल रहा है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, कंटेंट क्या है उसके अंदर। तो आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। अगर आपको लिटमस पेपर की पहचान है, कौन सा लिटमस पेपर किसको क्या टर्न करता है, ठीक है, तो पहले मैं आपको वही बता देती हूँ क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो जो एसिड होते हैं इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ABR। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। और बेस क्या करते हैं, इसके उल्टा। बेस क्या करते हैं, लाल को नीला कर देंगे। बेस क्या करेंगे, लाल को नीला करेंगे। ठीक है बच्चे, इन्होंने हमें सिर्फ एक दे रखा है यहाँ पे। एक कौन सा दे रखा है, रेड दे रखा है हमें सिर्फ। ठीक है, तो एसिड हमारे ब्लू को रेड करते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी रेड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको लिटमस पेपर को 1 बाय 1 टेस्ट ट्यूब में डिप करना है। तो आपने देखा कि एक या दो में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक में क्या होगा, ये जो आपका रेड लिटमस पेपर है ये आपका ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर जिसके अंदर ब्लू हुआ वो आपका सॉल्यूशन किसका होगा, बेस का सॉल्यूशन होगा। तो आपने बता देना है कि ये टेस्ट ट्यूब में बेस है और आइदर जो 2 है, एक में डिस्टिल्ड वाटर होगा और एक में आपका क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक लिटमस पेपर था रेड। रेड के ऊपर इफेक्ट कौन करता है, बेस करते हैं, क्योंकि एसिड तो ब्लू को रेड करते हैं। ठीक है, तो रेड तो है, एसिड में जाके वो रेड ही रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक था, फिर इसके बेस पे ये क्वेश्चन थे। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी है ये एक्टिविटी सेम एज इट इज़। ठीक है, यही मेंशन करनी है वहाँ पे आपने। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो, वाई शुड कर्ड एंड शोर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये बोल रहा है कि दही और खट्टे पदार्थों को हमें तांबे और ये कॉपर के मतलब इनके बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। कांसे और ये तांबा क्या होता है जो भी है ये। ठीक है, तो आपको पता है जो कर्ड है और सोर सब्सटेंसेस हैं, खट्टी चीज़ों में अम्ल होते हैं, यानी कि कर्ड और सोर सब्सटेंसेस में आपके एसिड होते हैं। और जो ब्रास और कॉपर हैं ये हैं आपकी मेटल। ठीक है, तो ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो सोर सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बनता है, कंपाउंड बनता है उसका, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे देखो, दही को आपने रखा उस बर्तन में, दही ने तो उसके साथ फिर रिएक्शन कर ली ना, जो वो तांबा का बर्तन है आपका, और रिएक्शन करके जो उसने सब्सटेंस बनाया वो पॉइजनस बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन रखे रखे रिएक्शन होगी,
वो पॉइजनस भी बन गया, वहाँ हाइड्रोजन गैस भी बन गई। तो क्या आप उसको खाओगे? जी नहीं, हम उसको नहीं खा सकते, वो हमारी हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं होती, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये बताना है आपने। रिएक्शन तो क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लेके लिख भी सकते हो। वैसे कॉपर के साथ HCl के लिख दो, जैसे रिएक्शन। HCl तो नहीं, कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है ना, मिल्क वाली, उसमें तो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड लिखना पड़ेगा आपको वहाँ से। पर इसने रिएक्शन पूछी नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं आपको। सेकेंड है हमारे पास, विच गैस इज़ यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ऊपर वाले क्वेश्चन में यही तो बताया है, देखो मैंने आपको। जिन्होंने ध्यान से सुना है तो उनको तो पता ही लग गया होगा। कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ? तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। और ये बोल रहा है एक एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बता दो, इसका कोई भी बता दो। जैसे हमने जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, वहाँ से क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और साथ में होगी हाइड्रोजन। उसके बाद सेकंड लाइन ये बोल रहा है, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस का आप कैसे पता लगाओगे? तो इस गैस का पता लगाना कैसे है? अभी यही तो बताया था मैंने आपको कि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। देखो इसी एक्टिविटी में तो था ये देखो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो कैसे पता लगाएंगे? डिलीवरी ट्यूब से लेंगे, जो गैस के बबल्स हैं उनको सोप सॉल्यूशन से निकालोगे आप लोग, और जो सोप है हमारी, वहाँ पे बबल हैं जो फिल हो जाएंगे हाइड्रोजन से। ऊपर हम लेंगे कैंडल, और वो बबल है जो कैंडल के साथ जब हम देखेंगे बर्निंग होगी हाइड्रोजन गैस की पॉप साउंड के साथ, तो हम बताएंगे। और ये जिंक वाला ही ले रखा है देखो, ठीक है, तो जिंक वाले ही रिएक्शन लिख देना आप लोग। ओके, ये जिंक के, ये तो दूसरा है, वहाँ पे H2SO4 के साथ लिखनी है आपने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कंपाउंड बोला है उसने, अकेली मेटल नहीं बोला। शायद उस दिन मैं जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आपको ना गलत बता गई, जिस दिन ये चैप्टर के साथ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे थे हम, तो वहाँ पे भी करेक्ट कर लेना आप लोग। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफेवसेंस। ठीक है, जो मेटल का कंपाउंड है कोई ना कोई, ए के रिएक्ट करता है वो, और वहाँ से क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो वो दे रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पे एक गैस है जो वो इवॉल्व हुई है, और जो गैस है उसने क्या किया, एक्सटिंग्विश्ड बर्निंग कैंडल। तो अगर आपको ये नॉलेज है ना कि कौन सी गैस है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करती है, बुझा देती है, तो आई थिंक आप आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी ये, ठीक है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलो मैं इसकी रिएक्शन है जो आपको रिटन फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन भी है और इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी क्योंकि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा, उसने बोला था मेटल का कंपाउंड, मेटल का कंपाउंड क्या लेंगे यहाँ पे, मेटल कार्बोनेट होगा वो। हमने रिएक्शन की थी ना मेटल कार्बोनेट्स की एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वहीं पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी। एक बार फिर से मैं चैप्टर में आपको ये भी दिखा दूंगी। ठीक है, और यहाँ से ही हमारी जो एफरवेसेंस है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एफरवेसेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जैसे आज लोग गर्मियों में, आजकल आप लोग देखते ही हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो, ठीक है, कोक की बोतल ओपन की, कैसी साउंड आती है, वो एकदम से गैस है जो कैसे बाहर निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को ओपन करके देख लो, एकदम से वो जो गैस निकलेगी और वो जो साउंड होगी, फिजिंग साउंड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, फिजिंग का भी आता है कंसेप्ट, आगे लास्ट क्वेश्चन में आएगा वो। तो एफरवेसेंस और फिजिंग रिलेटेड ही है एक दूसरे से। तो एक कंपाउंड तो इसमें बनता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जो मेटल कंपाउंड है वो हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं हो सकता। वैसे तो ऊपर हमने ये बोल दिया था कंपाउंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो वो सिर्फ सोल्यूशन में मिलता है। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में वो अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंपाउंड हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है।
रिएक्शन क्या होगी इसकी? रिएक्शन हमारे पास ये होगी, देखो बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? यहाँ से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा जो गिवन कंपाउंड है? दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट इन टेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, that is third in text we are doing, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution? ये हमने पढ़ा था ना कि HCl, HNO3 हैं जो हमारे एसिडिक करेक्टर है जो शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन जो सोल्यूशन है हमारे कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। इसकी तो एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छी की थी रीडिंग के टाइम पे भी। तो देखो बच्चे, इसका रीज़न क्या है? जो HCl और HNO3 है, जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन, और साथ में नेगेटिव आयन भी मिलते हैं। जैसे HCl में Cl नेगेटिव हो गया और HNO3 में आपका NO3 नेगेटिव हो गया। तो जब हमारे पास आयन की फॉर्म होती है, आयन फॉर्मेशन होती है, आयन जब बनते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी आता है उसका, यानी कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर वाला तो खैर अगले क्वेश्चन में डालोगे, ये तो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक वाला यहाँ नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ एसिडिक करेक्टर तक पूछा है। तो आपने बताना है कि HCl और जो HNO3 है ये आपके H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और H पॉजिटिव आयन ही हमारा एसिडिक करेक्टर शो करता है। ऑन द अदर हैंड जो अल्कोहल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन है डू नॉट give H positive ion in aqueous solution, therefore they will not show acidic behavior या फिर acidic character। होप सो आप समझ रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? यही बता गई थी मैं आंसर आपको यहाँ पे साथ में इसके साथ, क्योंकि अगला इसके साथ ही था ना ये कॉन्सेप्ट आपका। तो यही बताना है आपने, जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड का वो कंटेन करता है H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर HCl की बात की तो साथ में उसमें क्या आ जाएंगे? क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है बच्चे, तो जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, जैसे बैटरी होती है एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे करंट आ जाता है, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हैंस वी कैन से दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड करंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो अम्ल के सॉल्यूशन होते हैं विद्युत की चालकता क्यों वो करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आयन बनते हैं। HCl लिया जैसे तो H पॉजिटिव धन आयन और Cl नेगेटिव आपका ऋण आयन हो गया। उसके बाद है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? ये बोल रहे हैं कि जो ड्राई HCl गैस है आपकी, वो है जो लिटमस पेपर का, ड्राई लिटमस पेपर का कलर है जो, वो क्यों चेंज नहीं करती? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राई HCl गैस जो होती है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, और लिटमस पेपर का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। और जब हमारे पास आयन से नहीं प्रोड्यूस हुए ड्राई HCl गैस है तो लिटमस पेपर भी हमारा वेट नहीं होगा, और जब तक लिटमस पेपर आपका वेट नहीं होगा तब तक हम यही बोलेंगे कि वहाँ पे हमारी जो कलर है लिटमस पेपर का फिर वो कैसे चेंज होगा? तो वो कलर भी हमारा चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने बताना है कि एक्वस सोल्यूशन जो होता है HCl का वो चेंज करता है, लिटमस पेपर का कलर यहाँ पे नहीं चेंज होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड सोल्यूशन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? ये ना मेरा मतलब सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है इस मेरे लिए ये इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि नॉलेज से ये टॉपिक ये मतलब भरा पड़ा है। बहुत अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर? ठीक है, लास्ट की क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से 2-3 बार एक्सप्लेन किया था, एक लास्ट बार और सुन लो। ठीक है, जिनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए फिर से उन पार्ट को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, ऑनलाइन का यही बेनिफिट है, जितनी मर्जी बार वीडियो देखो आपके सामने है वो। तो क्या होता है देखो, एसिड शुड बी एडिड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। पहले तो इस कंसेप्ट को ही अच्छे से समझो, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, एसिड शुड बी एडिड टू वाटर, एसिड ऐड करना चाहिए वाटर के अंदर। कैसे करना चाहिए? एसिड की एक ड्रॉप ली,
वाटर के अंदर डाल ली, साथ में उसको स्टीरिंग करते गए मतलब हिलाते गए, उसको सोल्यूशन को मिक्स करते गए। ऐसे हम ये करते जाएंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी हमारी, वो जो प्योर एसिडिक था अब वो डाइल्यूट होता जा रहा है, यानी कि जो एसिड का इफेक्ट है पानी के अंदर घुलने की वजह से वो कम होता जा रहा है, और इस तरह से हमें वाटर का एसिड के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि नोट वाटर टू द एसिड, ठीक है, नीचे एसिड ले लिया, ऊपर से एकदम से पानी का गिलास डाल दिया, तो पता है क्या होगा, वो जो एसिड है गिवन बीकर से, गिवन मतलब जो भी आप ले रहे हो, फ्लास्क ले रहे हो या कुछ भी, वहाँ से एकदम से उछल के क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसिड होता है एकदम रिएक्ट करता है, एकदम रिएक्ट करेगा तो बाहर ही आएगा ना। और इतना मतलब वाइग्रस ये रिएक्शन होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है, इतनी हीट बाहर निकलती है कि जो गिवन फ्लास्क का आपका गिवन बीकर है दैट कैन बी ब्रेक ऑल्सो, कि वो भी आपका टूट सकता है और आपके लिए भी ये हार्मफुल होता है, आपकी बर्निंग भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये आप लोग जल भी सकते हो। ठीक है बच्चे, समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम होता है H3O पॉजिटिव, अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ये हमने पीछे पढ़ाई था, लास्ट में ही लाइन थी ये इसकी, देखो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम हाइड्रोनियम आयन को ऐड करते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद है, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व। एक्सेस बेस बोल रहा है, वो हाइड्रोक्साइड आयन ही है OH नेगेटिव, और उसके अंदर एक्सेस बेस ले रहा है, जब उसको हमने डिजोल्व कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्यूशन पे, तो वो तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज ही करेगा ना, उसके साथ हमने उसी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6th में क्या आएगा, कंसंट्रेशन है जो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास ये pH वाला टॉपिक किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आए नहीं थे, लेट मी चेक इट, आए हैं 2-3 क्वेश्चन हैं। यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, हमारे पास क्या है, 2 सॉल्यूशन है A और B। pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, A का pH 6 है, 7 से कम pH वाले क्या होते हैं, एसिड। इतना तो पता लग गया। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, B सॉल्यूशन का pH कितना है, 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके पास ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है जो एसिड होंगे उनके पास ही होगी ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किसके पास होगी, सॉल्यूशन ए के पास। वाई, क्योंकि सॉल्यूशन ए इज एसिडिक। एसिडिक क्यों है, बिकॉज pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, और हमारे पास बेसिक कौन सा होगा, सॉल्यूशन बी। रीज़न क्या बताना है, बिकॉज pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज मोर देन 7 एंड द कंपाउंड हैविंग pH मोर देन 7 हैव बेसिक करेक्टर, उनका क्या होता है, बेसिक करेक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात तो करी है, यही पूछ रहा है ना कि क्या इफेक्ट पड़ता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे। क्या बताओगे आप, जिसमें H पॉजिटिव ज़्यादा है वो एसिड होगा या बेसिक होगा, कॉमन सी बात है ये तो बिल्कुल ही। तो H पॉजिटिव आयन जिसमें ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बताओ। चलो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया, और इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन जिसने ध्यान से सुना है वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करना है आपने इसका आंसर। ओके, इसका नहीं मैं करवाऊंगी, आप लोग खुद से बिल्कुल ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कुछ भी समझने की। उसके बाद है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, क्या जो बेसिक सोल्यूशन है उनके पास भी H पॉजिटिव आयन होते हैं। इफ़ येस देन वाई आर दिस बेसिक, अगर होते हैं तो फिर ये क्यों बेसिक होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, येस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, ठीक है। लेकिन वो बुक वाले की बात भी सही है, लेकिन फिर भी वो बेसिक क्यों है, फिर वो एसिड क्यों नहीं है अगर उनके पास H पॉजिटिव है। तो इसका रीज़न क्या होता है बच्चे, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से,
H पॉजिटिव होते हैं लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है जो यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड दैट्स वाई दीज सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ दिस फील्ड विद क्विकलाइम। ये बोल रहा है कि एक तो है हमारे पास क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि, एक है हमारे पास स्लैक्ड लाइम जो आपका होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक भुजा हुआ चूना है, एक बिना भुजा हुआ चूना है, और एक आपका चोक है कैल्शियम कार्बोनेट। और इन तीनों का नेचर बेसिक होता है, ये भी पता होगा सभी को, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट का भी। अब ये बोल रहा है कि सोयल की कौन सी कंडीशन के साथ फार्मर है जो कि सोयल को इनके साथ ट्रीट करेगा, इनके साथ इनका मतलब ये अप्लाई करने पड़ेंगे, मिक्स करने पड़ेंगे। तो बेस को तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास एक्सेस ऑफ एसिड हो, ठीक है। तो व्हेन सोयल हैव एक्सेस एसिडिक करेक्टर, एसिडिटी जब ज़्यादा होगी सोयल में, देन फार्मर विल ट्रीट द सोयल विद एनी वन ऑफ दिस गिवन कंपाउंड सो दैट सोयल कैन बी कल्टिवेटेड, ठीक है। सोयल तभी कल्टिवेशन के लिए यूज़ हो सकती है, अदरवाइज वो यूजलेस है। नेक्स्ट हमारा ये सोल्ट वाला था जो हमने कल की क्लास में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो इसके क्वेश्चन थे हमारे पास 3-4 ही थे, कर भी लिए थे हमने, एक बार फिर से चलो रिवाइज कर लेते हैं उनको। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, फर्स्ट कंपाउंड ही पढ़ा था ये हमने। तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो कौन सा था ये, जब हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया था तो हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ की थी तब हमारा बना था ब्लीचिंग पाउडर। और वो क्लोरीन कहाँ से आया था जो हमने इसमें यूज़ किया था, वो हमारा आया था क्लोरो एल्कली प्रोसेस जो हमने की थी, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ था, क्लोरीन हुई थी, वो एनोड के थोड़ पे अलग अलग। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग सोडा। कल भी आपको बताया था ये हार्ड वाटर होता है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, देखो अब अलग से क्या इक्वेशन दूंगी मैं इसकी, ये यहाँ पे देख लो बुक में, यहाँ से टिक कर लेना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया, ये वाली रिएक्शन करनी है, तो यहाँ से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में कौन सी गैस बनती है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजेस का होगा, एक यूजेस का भी था शायद, हाँ राइट। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, ये तो हो गया। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर की ये वाली रिएक्शन लिखनी है आपने, ठीक है। ये वाली रिएक्शन लिखनी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा एक वाइट पाउडर होता है, जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ इट विल चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन एक हार्ड सॉलिड मास का सब्सटेंस है जो बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, और नेक्स्ट हमारे हैं एंड टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट बिल्कुल ईजी है इसके क्वेश्चन, 1 बाय 1 चलो डिस्कस करते हैं सभी, 10 से 15 मिनट का ही काम है ये, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है, तो इसका पीएच क्या होगा। पहले तो आप ये ध्यान करो कि कौन सा सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है। एसिड हैं जो वो क्या करेंगे, ब्लू को रेड, बेस क्या करेंगे, रेड को ब्लू, ठीक है, समझ आ गई। तो जो भी सोल्यूशन होगा उसने रेड को ब्लू किया, मतलब वो हमारा बेस होगा। बेस का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें 7 से ज़्यादा एक ही है, वो ऑप्शन क्या है हमारा 10, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता था, ऑप्शन फिर उल्टे हो जाते, ठीक है। 8, 9, 10 दे के सिर्फ 1 रह जाता और वहाँ लिख देता वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, ठीक है, तो 1 आंसर आ जाना था। अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को जो मिल्की करती है सोल्यूशन, तो ये आपकी हाइड्रोक्लोर ये HCl है जो, ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हो। तो सेकंड का ऑप्शन होगा बी।
थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन। ये सीधी सी भाषा में बता रही हूँ मैं इसको हिंदी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने 10 ml, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आपने 8 ml। फिर ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने 20 ले लिया, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज़ हुआ है। 10 को 8 न्यूट्रलाइज कर रहा है, 10 बेस को 8 एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है। फिर अगर 20 बेस ले लिया तो एसिड कितना लोगे, उसको 10 दूनी 20 कर दिया तो इसको भी 8 दूनी 16 कर दो, तो आंसर क्या होगा आपका डी। थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चे, डी। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन के लिए क्या लेते हो आप, इनडाइजेशन के केस में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी, तो एसिडिटी को कम कैसे करोगे, बाय एंटासिड। ठीक है। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। अब बैलेंस तो उनको ही करनी आएंगी जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर कर रखा है। ठीक है, ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि मैम हम डायरेक्ट सेकंड चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकंड चैप्टर में आपकी एज इट इज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो देखो वर्ड इक्वेशन लिखनी है। पहले ए में है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुअल। सल्फ्यूरिक एसिड है जो आपका, इसने रिएक्शन किया है जिंक ग्रैनुअल के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जिंक ग्रैनुअल के लिए यानी कि दानेदार जिंक है ये, तो इसके लिए आप सिंपल लिखोगे Zn, और यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, और इसमें ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी बैलेंस ही है। ठीक है, एक बार लिख के आप चेक भी कर लेना, बाकी मैं इक्वेशन ये रिटन फॉर्म में आपको अभी दिखा भी दूंगी। बी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैग्नीशियम रिबन है तो क्या लिखना है, मीनिंग उसका वो गिवन एलिमेंट ही होता है। ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl, मैग्नीशियम रिबन है तो Mg, तो क्या बनेगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन। बैलेंस किया हुआ अभी दिखाती हूँ आपको रिटन फॉर्म में, ये रुको। सी पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। H2SO4 लिया, एल्यूमिनियम पाउडर लिया, Al, रिएक्शन होगी Al2SO4 की थ्राइस। SO4 के साथ में ब्रैकेट के बाहर 3 आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। ठीक है, HCl की रिएक्शन है आयरन के साथ, तो वहाँ से FeCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन। तो इनको रिटन फॉर्म में और देख लो एक बारी। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखो मैंने कहा था ना ये बैलेंस ही है। सेकंड को बैलेंस करके दिखाया है, HCl के आगे 2 लग जाएगा, देखो बैलेंस है अभी ये सारी। थर्ड को बैलेंस करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको पहले खुद करना है, फिर आंसर के साथ मैच करना है। और फोर्थ में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, ये FeCl3, क्योंकि आयरन की ना 2 वैलेंसी होती है, 2 में भी होता है ये 3 में भी, तो वो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे FeCl3 वाला बनेगा, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हम पीछे इन टेक्स्ट में सेम क्वेश्चन डिस्कस करके आ चुके हैं, तो ये वही क्वेश्चन है आपका। एक्टिविटी दिखानी है, देखो एक्टिविटी बता देती हूँ आपको, इसमें कौन सी करनी है आपने, एक बारी चैप्टर में चलो, स्टार्टिंग में ही किया था ना ये, तो हमने एक्टिविटी जो हमने की थी, जो जिसमें दिखाया था हमने कि हमारे ये तो कंडक्ट करते हैं ये नहीं करते। ये देखो ये सेम एक्टिविटी लिखनी है आपने, डिटो। आपने बताना है कि HCl लिया और ये लिया, तब तो बल्ब ने ग्लो किया। ठीक है, और लेकिन जब हम ये ग्लूकोज और अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हम कि बल्ब है जो आपका वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और वहाँ से हम कहेंगे मतलब इसने हाइड्रोजन आयन है जो वो प्रोड्यूस नहीं की। ठीक है, तो ये एक्टिविटी लिखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितने क्वेश्चन रह गए हैं, अब थोड़े ही रह गए हैं, चलो 7th पे आ गए। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। जहाँ पे भी कंडक्शन का कंसेप्ट आ जाए वहाँ पे आपका कंसेप्ट वही जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, ये तो जैसे इसने ये अलग अलग एग्जाम्पल कभी वाटर के साथ ले लिया, मतलब कभी अलग अलग कंपाउंड के साथ, पेपर में कुछ और भी आ जाए
तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ। कंडक्शन तभी होगी जब वहाँ पे आयन होगी। तो आप इसका रीज़न बिना सोचे समझे सिर्फ आयन फॉर्मेशन वाला रीज़न लिख देना, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो क्या बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट विल नॉट प्रोड्यूस आयन, एंड विदाउट आयन नॉट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नो कंडक्शन विल बी पॉसिबल, हैंस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ रेन वाटर देयर विल बी कंडक्शन बिकॉज इट विल प्रोड्यूस आयंस, ओके। 8th क्वेश्चन आपके पास, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बच्चों वाटर ही नहीं है तो आयंस कहाँ से होंगे, कहाँ से H पॉजिटिव आयन बनेगा। अभी तक पूरे चैप्टर में यही गाथा तो पढ़ रहे हैं। अभी भी जिसको इसमें 8th क्वेश्चन का अपने आप आंसर नहीं देना आया तो मतलब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो जिन बच्चों को चैप्टर समझ आ रहा है 8th क्वेश्चन का आंसर है जो एकदम से उनको मतलब माइंड में क्लिक कर गया होगा कि इसका ये होगा। तो एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे विल गिव हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयंस, वेयर इन केस ऑफ मतलब इन एब्सेंस ऑफ वाटर they will not give any hydrogen positive ion and therefore they will not show acidic behavior in absence of water. होप सो आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, बस 4-5 ही रह गए, तो इजी हैं ये क्वेश्चन में। 5 सोल्यूशन है आपके पास ABCDE और इनको टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और pH की वैल्यू, pH वाले तो बड़े इजी होते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है। देखो A का pH है 4, मैं यहीं बता देती हूँ बस आपको इसके आंसर साथ के साथ। 4 pH मतलब वो एसिड होगा, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। B का pH है 1 तो ये भी एसिड होगा। C का pH है 11, ये होगा आपका बेस, ठीक है, यानी कि अल्केलाइन जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद है D का है आपका 7 क्या होगा, न्यूट्रल। और E का है आपका 9 तो 9 भी क्या होगा, बेस। अब इसकी सुनते हैं ये क्या कहते हैं। ये पूछ रहा है विच सॉल्यूशन इज, ए पार्ट में पूछ रहा है न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा होगा जिसका pH क्या है 7। स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जितना ज़्यादा pH की तरफ जाते हैं। तो बेस यहाँ 2 थे, एक तो 9 वाला और एक 11 वाला, लेकिन 9 और 11 कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो 11 वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा है। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन है वो कौन सा होगा, 11। स्ट्रॉन्गली एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिड कौन सा होगा, जिसका जितना कम होगा। एसिड के 2 थे यहाँ, एक 1 वाला था एक 4 वाला था, लेकिन कम कौन सा है, 1 है हमारा। वीकली एसिड कौन सा होगा, फिर 4 वाला होगा। और वीकली अल्कलाइन कौन सा बच गया, फिर आपका ये 9 वाला होगा। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। इंक्रीजिंग, पहले हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन सबसे कम किस में है, जिसका pH सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले 11, फिर 9, फिर आपका ये 7, फिर 4, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 की, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा 1। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। इक्वल लेंथ की हमने मैग्नीशियम रिबन है जो वो लिया है, हमने उसको किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब A एंड B में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड कर दिया हमने टेस्ट ट्यूब A में, और B में हमने ऐड कर दिया एसिटिक एसिड, ठीक है। अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। ये बोल रहा है कि एसिड की दोनों की कंसनट्रेशन सेम ली है, उसको 5 लिया है तो उसको भी 5 लिया है, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर वाइग्रस एंड वाई। फिजिंग होता है ये एफरवेसेंस की तरह ही होता है, एकदम से साउंड प्रोड्यूस करना जब गैस बाहर निकलती है। मतलब देसी सी भाषा में अगर मैं बताऊँ, ये एकदम से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली और सूं एकदम करके ऐसे गैस निकलती है जो, ठीक है। थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हंस भी लेना चाहिए। तो क्या है बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास ये बोल रहा है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग है जो ज़्यादा वाइग्रस होगी, मतलब एकदम होगी, और क्यों। तो आपको पता है यहाँ पे एसिड पे डिपेंड है, ये जो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके केस में फिजिंग है जो उस टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा होगी। तो आप सबको पता ही है कि HCl इज़ द किंग ऑफ एसिड्स, ठीक है। अभी तक मैं ये बात बताना भूल गई थी आपको इस चैप्टर में, इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी मैं। तो HCl क्या होता है हमारा, किंग ऑफ एसिड्स, एसिड्स का राजा होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिटिक एसिड तो बहुत वीक एसिड होता है। तो इसीलिए जिस टेस्ट ट्यूब में हमने HCl को ऐड किया है वहाँ पे ही हमारी फिजिंग है जो ज़्यादा वाइग्रस होगी। और वाई में क्या बताना है, बिकॉज HCl इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, ये मत लिख देना HCl इज़ किंग ऑफ एसिड, ठीक है।
ये एक अलग कंसेप्ट है। ये आपके जैसे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी आ जाते हैं इस टाइम के क्वेश्चन HSSC वगैरह में। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, द फिजिंग विल बी अकर मोर वाइग्रस इन टेस्ट ट्यूब ए बिकॉज वी हैव एडिड HCl solution in test tube A and acetic acid in test tube B. As we know very well, HCl is strong acid than acetic acid, therefore fizzing will occur more vigorous in test tube A. Okay. 11th है हमारे पास, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। बच्चों देखो, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टिक एसिड ऐड होता है। एसिड जब होते हैं उनका pH होता है कम, तो फ्रेश मिल्क का अगर pH कम है तो जब ये टर्न होगा इनटू कर्ड द pH विल बी रिड्यूस। pH आपका क्या हो जाएगा, कम। कैसे लिखोगे इसको, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 व्हेन वी विल चेंज इट इनटू when it turns into curd, lactic acid will be added there during this process, ठीक है, and due to addition of lactic acid the pH will be reduced, hence we will say that pH of the fresh milk will be reduced from 6, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, a milkman added a very small amount of baking soda to fresh milk। जो मिल्कमैन है, दूधिया होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, फ्रेश मिल्क में ना बेकिंग सोडा ऐड करता है। इसका भी एक रीज़न होता है। तो वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्केलाइन, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है बेस, और जब 6 pH वाले दूध में आप बेस ऐड करोगे तो वो अल्केलाइन ही बनेगा ना। अब देखो 6 pH का मीनिंग क्या है, एसिडिक करेक्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन ने ये आंसर बता दिया आपको इसका। pH अगर 6 है तो हमारा जो फ्रेश मिल्क है इसका जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और स्लाइटली अगर एसिडिक हो गया तो वो क्या होगा, जल्दी ख़राब नहीं हो जाएगा, उसकी तो बहुत जल्दी दही बन जाएगी। तो इसीलिए मिल्कमैन क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं कि जल्दी वो ख़राब ना हो, ठीक है, थोड़ा सा वो न्यूट्रलिटी की तरफ चला जाता है। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। वही बात तो मैं ऊपर अभी आपको थोड़ा बहुत बीच में समझाई दी ना मैंने, वो ज़्यादा टाइम क्यों लेगा अब कर्ड बनने में, क्योंकि हमने जो उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया उसने जो उसका एसिडिक करेक्टर है थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और कर्ड बनना एसिड का ऐड होना है, तो हमने जो वो थोड़ा बहुत उसको न्यूट्रलाइज किया है, पहले वो अपने उस करेक्टर से एसिडिक करेक्टर में आएगा, और वो जो टाइम है बीच वाला टाइम कि वो अल्केलाइन से उस एसिडिक करेक्टर की तरफ आ रहा है, वो 5 मिनट है 7 मिनट है, इसीलिए वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। एक नॉर्मल दूध है जिसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया, उसकी कर्ड आपकी अगर 1 आवर में बनती है, और दूसरा जिसमें हमने क्या कर दिया, स्लाइटली अल्कलाइन कर दिया, तो उसकी आपकी 10 to 20 मिनट्स फालतू लेंगी। वो 10 to 20 मिनट कहाँ से आई, थोड़ा सा जो हमने उसको बेसिक कर दिया था वो उसको एसिडिक होने में थोड़ा सा न्यूट्रलिटी की प्रोसेस है जो वो होगी, वो 10 to 20 मिनट होंगी। ओके, कैसे लिखोगे इसको। अब आपकी ये भी दिक्कत रहती है, मैम हमें लिखना तो नहीं आया, आपने तो हिंदी में समझा दिया, ठीक है। तो चलो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूरी करेंगे। तो मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम सो टू सेट एज कर्ड, द रीज़न क्या होगा इसका हमारे पास, बिकॉज मिल्कमैन एडिड बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क, एंड while after adding baking soda milk will be slightly alkaline, so firstly its alkaline character will be turns to neutralization, ठीक है, रिड्यूस होगा वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ, देन इट विल बी एडेड लैक्टिक एसिड एंड कर्ड विल बी फॉर्म्ड देयर, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, दही बन जाएगी, ठीक है। अब ये ज़्यादा इंग्लिश सी तो आप अपने से बना के लिख लेना, ठीक है। नोटबुक बनाना आपका काम होता है, ये मेरा काम नहीं होता। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, कंसेप्ट को प्रॉपर लाइफ में कहाँ यूज़ करना है वो समझाना। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, आप 6 पेज लिख सकते हो, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो 2 लाइन भी नहीं लिख सकते। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं क्यों, बताऊँ इसका आंसर। वर्डिंग में नहीं बताऊँगी, देखो यहाँ पे बताऊँगी। ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर क्या है, एक मॉइस्चर की फॉर्म है, रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, जिप्सम नहीं बन गया, फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी रहेगा।
जो यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है क्या वो जिप्सम बनने के बाद वो यूज़ रहेगा? तो जी नहीं। तो आपने क्या बताना है कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर देन हार्ड सब्सटेंस विल बी फॉर्म एंड दैट विल बी यूजलेस, दैट कैन नॉट बी यूज इन द प्लेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट्स वाई वी शुड पुट प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, जैसे आपके ये चिप्स और नमकीन होती है फिर कोई खाने के काम नहीं आती ना ये, तो यही सेम काम है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। 14th क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है आपने क्या होती है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये हमने की थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, व्हेन एन एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस, या फिर आप लोग लिख सकते हो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या होगा, वाटर बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कोई भी 2 एसिड 2 बेस के ले लेना, बुक में ही देख लो वही लिख दियो, क्योंकि आपको तो फिर जब प्रूफ दिखाने पड़ते हैं ना, ऐसे तो आप लोग बोल दोगे मैम आपने तो बताया ही नहीं था हमें, प्रूफ ही दे देते हैं भाई तुम्हें। स्टार्टिंग में था ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो एक तो ये रही एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, NaOH प्लस HCl, NaCl बन गया H2O। ठीक है, और दूसरी क्या लिखोगे, अब यहाँ भी एक ही मिली है, दूसरी लिख देना H2SO4 और साथ में ले लेना KOH। ठीक है, NaOH की जगह ले लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl की जगह ले लिया H2SO4 और यहाँ से क्या बन जाएगा फिर, जैसे यहाँ बना है NaCl वहाँ बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, और साथ में वहाँ पे भी वाटर ही रिलीज होगा। तो बता दिए बच्चे 2 एग्जाम्पल, यही 2 एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, ये तो हो गया 14th। 15th क्वेश्चन है, गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग के भी और बेकिंग के भी। ठीक है, ये देख लो यहीं से ही, जितना अच्छा NCERT में होता है ना इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, कोई टीचर कैसा मर्जी करवा ले। ठीक है, टीचर भी यहीं से लेके आते हैं, कहीं से नहीं लेके आते, वो कोई भगवान नहीं है कि अपने आप आंसर बनाएंगे। तो वॉशिंग सोडा के बस वो बात अलग है, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये देखो इसका आंसर ये रहा, वो ऐसे शो करते हैं कि हमने आंसर बनाया कोई बुक से नहीं देखा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, सभी कहीं ना कहीं से देख के ही लेक्चर तैयार करते हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। NCERT का एक एक वर्ड है जो आपका ऑथेंटिक प्रूफ होता है, कोई आपको गलत नहीं निकाल सकता। कल को पेपर में किसी टीचर ने गलत निकाल रखा है तो आप RTI लगा सकते हो कि देखो NCERT में लिखा था। इवन अभी अभी आपको एक बात बताऊं, कैथल के DC की अभी स्टेटमेंट देखी थी मैंने 2 दिन पहले, उन्होंने बोला है कि प्राइवेट स्कूल में भी NCERT बुक्स ही लगवानी चाहिए, और अगर कोई प्राइवेट स्कूल NCERT बुक नहीं लगवाता तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, पेपर NCERT से बाहर कोई भी नहीं आता, HBSE हो CBSE हो आपका, या फिर आपके HSSC है, कुछ भी है NCERT में से आता है, वो बात अलग है। डीप में से भी चले जाते हैं। ठीक है, वो डीप में चले जाते हैं, उसके प्रैक्टिकल फॉर्म में उसकी एप्लीकेशन में वही बोल देते हैं NCERT से बाहर है, लेकिन बाहर बोहर कुछ नहीं होता आपका। चलो वॉशिंग सोडा के यूज़ देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा क्या था, सोडियम कार्बोनेट साथ में था 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका यूज़ करते हैं हम ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में। उसने यहाँ 2 पूछे हैं, पेपर वाला 4 भी पूछ सकता है, तो चारों याद कर लेने। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम के कंपाउंड होते हैं उनको बनाने में। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, और हम इसका यूज़ करते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है बच्चे, और दूसरा किसके पूछे थे, बेकिंग सोडा के पूछे थे क्या, हाँ बेकिंग के पूछे थे। तो बेकिंग के हैं देखो, एक तो इसको यूज़ करते हैं आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और सेकंड हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड में यूज़ होता है, क्योंकि एल्केलाइन नेचर है ना। एल्केलाइन का तो मीनिंग समझ रहे होंगे या अभी तक पता ही नहीं लगा, एल्केलाइन का मीनिंग है बेसिक नेचर। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो ज़्यादा एसिड होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा पकोड़े बनाते हैं उसमें डलवाते हैं मम्मा, बेकिंग सोडा डालो क्रिस्पी बनेंगे, है ना। और किस में डालते हो, पूरियाँ बनाते हैं उसमें वो फूलने के लिए, या इस तरह से सुना है, मतलब मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया।
और ये ब्लीचिंग पाउडर के भी कर लो अब तो यूज़, क्योंकि ज़रूरी नहीं पेपर में वही क्वेश्चन आए जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, ऊपर से आगे पीछे से भी पूछ सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या होंगे, एक तो वाटर को जम से फ्री करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये आपका यूज़ होता है, और फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं डाइज वगैरह में, मैंने आपको बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारी अब एंड टेक्स्ट के भी कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आज मैंने आपको चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर इन डिटेल विद फुल इंटरेस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है भाई, और क्या करोगे भी, वो भी नहीं करते आप लोग, तो पता नहीं क्या बात है, पता नहीं इतने इंटेलिजेंट हो भी पहले ही सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, हैं। चलो अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, स्कूल वाले टीचर्स की नहीं, कई बार एक दो बातें नहीं समझ आती, यहाँ से उसको रिकैप कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आई थिंक अब तो नहीं रहनी चाहिए बच्चे कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। ये नहीं सोचना कि क्लास तो 45-40 मिनट की है, इतनी लंबी कौन देखेगा। क्लास में बीच में पूरी मस्ती, पूरा फन, पूरा इंटरेस्ट, सब कुछ था, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करना है, जितने इंटरेस्ट के साथ मैंने आपको करवाया है। होप सो क्लास आपको समझ आई है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, समझ आई है तो वो कमेंट भी करना है, नहीं समझ आई तो वो भी ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कमी कहाँ है। कमी पता चलेगी तभी उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें हमारी बुराइयाँ भी ज़रूर पता होनी चाहिए। फिर भी कोई शिकायत है तो वो भी ज़रूर बताना, और मैक्सिमम वीडियो को शेयर ज़रूर करना बच्चे, ठीक है। अभी हमें बहुत ज़रूरत है आपके साथ की, और ये शेयरिंग की, लाइक की, सब्सक्राइब की। अभी चैनल थोड़ा नया है, अभी स्टार्टिंग है ना ये, तो धीरे धीरे तो मतलब पता ही है, ग्रो तो करेगा ही, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा आएगा, डेली बहुत अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जो आप लोग डिमांड करोगे वो डालते जाएंगे, और एग्ज़ाम टाइम तक आपकी 90% के लेवल की प्रिपरेशन करवा देंगे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बट यू शुड बी कंटिन्यू हेयर, आपको भी यहाँ कंटिन्यू रहना है, हार्ड वर्किंग भी रहना है, ठीक है बच्चे। सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।